कृतज्ञ रूप। इस भूमि में अधिकारी केवल वैधता स्वीकार करेंगे जब माता पिता अपने बच्चों के साथ किसी भी संबंध को तोड़ने के लिए चुनते हैं। यदि बच्चों ने अपने माता पिता के साथ संबंध को अलग करने की कोशिश की तो न केवल उन्हें कृतज्ञ रूप से जाना जाएगा बल्कि समाज द्वारा उनकी निंदा भी की जाएगी। इसके अलावा पृथक्करण को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी ने व्यक्तिगत रूप से उनके और शिरीन के बीच के संबंधों को अलग करने के लिए आवाज उठाई थी तो उस मामले में वो बिल्कुल आधिकारिक होगा और कोई भी मोड़ नहीं होगा। महल मालिक ने सम्राट की ओर देखा और अनायास ही कहा, मैंने सुना है कि सम्राट ने भगवान के अनुयायी के खिलाफ एक बड़ी सी साजिश रचने के लिए शशिकला और रमाकांत राव की सजा को रद्द कर दिया है। क्या ये सच है? सम्राट अचानक तनाव से घिर गए। वो इस स्थिति से निपटने के तरीके को जानने के लिए पर्याप्त रूप से समझदार थे। आप चिंता मत करें आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी, ये सिर्फ एक अफवाह थी। दोनों अभी भी जेल में अपने अंतिम दंड का इंतजार कर रहे हैं। महल मालिक ने अपने बाहों के कोनों को फड़फड़ाया और कहा, उन्होंने लोगों को मार डाला है और यहाँ तक कि प्रभु के अनुयायी की हत्या करने का इरादा भी रखा। क्या उन्हें सजा देना इतना मुश्किल है? नहीं नहीं, उन्हें दंडित करना मुश्किल नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें उचित और न्यायपूर्ण रूप से दंडित करूंगा। मैं अपने आदेशों को आगे बढ़ाता हूँ। वजीर के निवास की तीसरी बेटी शशिकला और 12वें राजकुमार रमाकांत राव को साथ में दंडित किया जाएगा। मौत की सजा। प्रभु के अनुयायी की हत्या की कोशिश करने का इरादा मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त है। उनकी पहचान की जांच सबसे पहले सुबह की जाएगी और निष्पादन मध्याह्न मैदान पर दोपहर को ये सब होगा। ये दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने रखा जाएगा। महल के पहरेदार ने कमान संभाली और तूफान की तेजी से बाहर चले गए। वजीर श्याम सिंह अभी भी फर्श पर पड़े हुए थे क्योंकि वो अपने शरीर को स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। उन्होंने इधर उधर देखा, ये आशा करते हुए कि कोई बाहर खड़ा होगा और उनके दोनों बच्चों के लिए दया की भीख मांगेगा, लेकिन कोई भी तूफान के दांतों में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी ने स्थिति से विदा ली। वो सम्राट की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि सम्राट गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। वास्तव में उन्होंने केवल वजीर श्याम सिंह को निजी तौर पर शशिकला और रमाकांत राव को निर्वासन में भेजने का उल्लेख किया था। उन्होंने केवल अपने दिमाग को सहजता से स्थापित करने के लिए वजीर श्याम सिंह को योजना बताई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बातचीत पहले से ही बाहर फैल जाएगी। इसके अलावा ये योजना उन लोगों द्वारा फैलाई गई थी जो चीजों को पूरा करने के बजाय बर्बाद कर देंगे। शकुंतला देवी और उनका बेटा वो अपनी योजनाओं के साथ शिरीन को दिखाने के लिए गए और उन्होंने सब कुछ विफल कर दिया। न केवल शशिकला, अब वो अपने खुद के 12वें राजकुमार की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। एक उग्र स्वभाव के मामले को संभालने के बावजूद महल मालिक कानून के खिलाफ नहीं गए। उन्होंने इसे ज्यादा नहीं किया, इसीलिए कोई केवल ये कह सकता था कि वो किसी भी व्यक्तिगत गिड़गिड़ाने से बेपरवाह थे। एक बार आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी ने सजा निर्धारित कर दी तो कोई और बदलाव नहीं होगा। ये शाही संस्करण की तुलना में ज्यादा प्रभावी था। रहम की भीख की कोई भी राशि उनका मन नहीं बदल सकती थी। ये इस बिंदु पर था कि लोग वास्तव में प्रभु के अनुयायी के मूल्य समझने लगे थे और उसका कितना प्रभाव है ये भी समझने लगे थे। इससे उन लोगों को परेशानी हुई जिन्होंने अपनी बेकार की गतिविधियों से दूर रहने के लिए शिरीन का लाभ उठाने की योजना बनाई थी। प्रभु के अनुयायी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी को पता लगने पर वो सबको भारी सजा देंगे। यदि केवल उसे कोई हमेशा के लिए छिपा सकता है। हालांकि उन्हें धोखा देना निश्चित रूप से आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी निश्चित रूप से शिरीन की रक्षा करेंगे। जैसा कि वो प्रतीत होता है कि वो इस हद तक बचाव कर रहे हैं, क्या वो शिरीन को काले जंगल में छोड़ने जा पाएंगे? क्या उनके लिए ऐसा करना पक्षपात नहीं होगा? हर किसी के दिल में एक ही संदेह था, लेकिन किसी ने भी जवाब मांगने की हिम्मत नहीं की। महल मालिक को लोगों के संदेह का एहसास होने लगा, इसीलिए वो उत्तर देने के लिए खड़े हो गए और कहा, वास्तव में मैंने कुमकुम देवी पर एहसान किया था। यही कारण है कि मैं पहली बार सगाई के लिए सहमत हो गया। हालांकि मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करूंगा उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए। इस प्रकार प्रभु की निमित्त शिष्या से मैं एक वादा करता हूँ, मेरे साथ सगाई को बंद करने के लिए बातचीत करें। वो अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर सकती है और किसी को भी किसी भी अन्य सगाई के लिए सहमत होने के लिए कभी भी उनके साथ जबरदस्ती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर भी यदि वो उद्देश्य के लिए काले जंगल में गायब हो जाती हैं या भागने का प्रबंधन करती हैं, केवल अपने शेष जीवन के लिए सदमे में रहने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और उन्हें पुनर्प्राप्त करूंगा और ये सगाई कभी रद्द नहीं होगी। शिरीन निस्तब्ध रह गई और उन्हें घूरती रही, जैसे कि उसने सब सुना। उसने कहा, आप? महल मालिक जो उसकी कलाई पकड़े हुए थे अब उन्होंने उसकी कलाई को जाने दिया। शिरीन,
मैं आपको दूसरा मौका नहीं देने वाला हूँ। उन्होंने उसे एक ध्वनि संदेश भेजा। शिरीन चुप रही। प्रारंभ में सुमति देवी अपने सर को नीचे करके चुप थी। उन्होंने अचानक सर उठाया और महल मालिक को देखा। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, वास्तव में सिर्फ एक तुच्छ व्यक्ति हूँ। बिल्कुल मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा ये मोहतरमा शिरीन के लिए भी उचित है। महल मालिक ने शांति से कहा, मैं कभी पक्षपाती नहीं रहा हूँ और मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। कल मैं अपने आप से काले जंगल की तीसरी चोटी पर जाऊंगा। सुमति देवी, क्या आप मेरे साथ एक गवाह के रूप में आ सकती हैं? मुझे खुशी होगी। सुमति देवी खुश थी। तथ्य यह है कि उन्होंने सुमति देवी को साथ चलने की अनुमति दी थी और अब उन्हें अन्य स्वर्ग के उपहार शिष्यों की तरह ही व्यवहार करते थे। उन्होंने उस पर भरोसा किया। महल मालिक ने शिरीन को फिर से देखा। आप क्या कहती हैं? शिरीन ने महसूस किया और कहा, मैं इस अवसर को ले लूंगी। उनकी शर्तें काफी वाजिब थी। वो आश्चर्यचकित थी कि सगाई को रोकने की एक घोषणा भी संभव है। इसीलिए उसकी मौत की खबर पर उसके रुकने या नकली होने का कोई मतलब नहीं था। वैकल्पिक रूप से उसे 8 दिनों में अंधेरे जंगल से भागने की पूरी कोशिश करनी थी। महल मालिक चुप थे। अब सब आप पर निर्भर करता है। वो फिर बिना पीछे मुड़े निकल गए। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, मुझे आपकी राय लेने की आवश्यकता है। सुमति देवी जल्दी से उठी और सम्राट को प्रणाम किया और महल मालिक को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। क्योंकि महल मालिक तेज गति से नहीं चल रहे थे, सुमति देवी ने उन्हें आसानी से पकड़ लिया था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, मुझे अपने अभ्यास के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? आगे बढ़ें। इसके बारे में उनकी आवाज कुछ पल के लिए सुस्त रही और फिर फीकी पड़ गई, क्योंकि वो और दूर चले गए। देर रात हो गई थी। शिरीन तो अलविदा कहने के बाद उठी और चली गई। विदाई आखिरकार हो गई। जेल में रमाकांत राव उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन वो मुक्त हो सकेगा। वो 1.5 साल से यहाँ रह रहा था। वो एक राजकुमार था। आखिरकार इसीलिए उसे सलाखों के पीछे नहीं बल्कि एक इत्मीनान से जीवन का सामना करना पड़ा। अन्य कैदियों की तुलना में उनके जीवन को स्वर्ग का एक ब्याह माना जा सकता था। इसके अलावा वो वास्तव में हत्या के अपराध के आरोप के बावजूद किसी भी निर्मम दंड से नहीं गुजरे थे। अपने जेल जीवन के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार अदालत में पूछताछ करवाई थी। हालांकि उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था और जज उनके लिए कुछ भी ना कर सके। हालांकि वो वास्तव में शिरीन से बहुत नफरत करते थे। अगर ये उसकी चुगली नहीं होती तो वह अभी भी जेल में नहीं होता। दुख की बात है। ये बहुत अच्छा होगा अगर वो सेनापति के पुत्र की निजी हवेली में गई होती। वो उस समय ही मर गई होती। वास्तव में वो जानता था कि वो नहीं मरेगा। आखिरकार वो एक राजकुमार था। उसके पिता वास्तव में उसे नहीं मारेंगे। इसके बजाय महामहिम उसे बचाने के तरीके को खोज लेंगे। हर एक दिन वो इस दिन के लिए उम्मीद कर रहा था जिस दिन वो मुक्त हो जाएगा। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए वो निराश और उदास होता गया। अचानक उसने सैनिकों से कुछ समाचार सुना कि सम्राट उनकी और शशिकला की जल्द या बाद में रिहाई पर विचार कर रहे थे। वो निश्चित रूप से रमाकांत राव के लिए एक सुसमाचार था। वो उत्साहित था कि वो 2 दिनों तक सो नहीं पाया था। शुरू में वो जेल के मुख्य अधिकारी के प्रति विनम्र था। हालांकि उसकी बुरी आदतें तब से लौट आई जब उसे पता चला कि वो मुक्त होने जा रहा है। बेशक जैसा कि वो जेल से बाहर निकलने वाले थे, पहले जिस पर वो बदला लेने जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि शिरीन ही थी। जब वो शिरीन के बारे में सोच रहे थे तो गुस्से से उबलने के अलावा उन्होंने महसूस किया कि उनके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी भी उस छोटी लड़की को पसंद करते हैं। उन्होंने उसे पाने के लिए एक रास्ता खोजने का फैसला किया और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उसे नुकसान पहुंचाने का सोचा। जब तक वो माफी के लिए भीख नहीं मांगती तब तक वो उससे शादी किए बिना उसके साथ गलत करने का सोच रहे थे। ये ठीक था कि वो उसे चाहती थी, लेकिन क्योंकि उनका इरादा उसे प्रताड़ित करना था इसीलिए वो ऐसा जरूर करेंगे। वो एक राजकुमार थे, इसीलिए कई लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से उनकी देखरेख में काम किया था। उनके लिए उसे पाना आसान था। यद्यपि वो उसके प्रति ईमानदारी को प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी उसके शरीर को प्राप्त करना पर्याप्त था। फिर भी उसके शरीर को प्राप्त करना पर्याप्त था। फिर भी उसके शरीर को प्राप्त करना पर्याप्त था। दुर्भाग्य से लड़कियों के लिए उन्हें शादी करनी पड़ती थी, किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। वो मीठे सपनों के साथ सो गए, लेकिन जेल के प्रमुख द्वारा सुबह लगभग 2 बजे जगा दिए गए। किसी ने विदाई के रूप में उनके लिए एक शानदार व्यंजन दिया था। उसे लगा कि वो रिहा होने वाला है। उसे लगा कि वो रिहा होने वाला है। उन्होंने उन व्यंजनों को देखा और अहंकार से खारिज कर दिया। जेल से बाहर आने पर वो कुछ भी खा सकते थे, तो वो व्यंजन क्यों? वो कैदियों के लिए था।
जेल के मुख्य वार्डन को पिछले कुछ दिनों में उनकी यातना से बहुत नुकसान हुआ था, इसीलिए वो उन्हें मजबूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप खाना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। प्रमुख ने अपने अधीनस्थों से कहा कि वो सभी भोजन रखें और शाही अधिकारी से पूछें जिन्होंने फरमान दिया। फरमान सुनकर रमाकांत राव हैरान हो गया। वो इसे नहीं ले सकता था और संदेह में था कि यह गलत था। हालांकि उन्होंने इसे करीब से देखने के लिए पकड़ा। दुर्भाग्य से उन्होंने महसूस किया कि फरमान वास्तविक था और उनके पिता ने उन्हें मारना चाहा था। वो जमीन पर गिर गए। शाही अधिकारी ने उन्हें सच्चाई का हिस्सा बताया। किसी ने खबर फैला दी थी कि मोहतरमा शिरीन ने सम्राट को भयंकर शिकायत की थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के समर्थन के साथ सम्राट केवल असहाय रूप से मामले को निष्पक्ष रूप से आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के समर्थन के साथ सम्राट केवल असहाय रूप से मामले को निष्पक्ष रूप से निष्पादित कर सकते थे। जैसा कि वह सच्चाई जानते थे, रमाकांत राव को वास्तव में शिरीन से नफरत थी। हालांकि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। शाही अधिकारी ने रोते हुए नौकरों को रमाकांत राव के लिए कैदी की वर्दी पहनाने का आदेश दिया। शायद इस तथ्य के कारण ही वो एक राजकुमार थे। उनकी वर्दी अन्य कैदियों की तुलना में अलग थी। ये बहुत हल्की नक्काशी के साथ रेशम का बना था और पहनने के लिए आरामदायक था। हालांकि इस पर ध्यान देना मुश्किल था अगर कोई इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। दुर्भाग्य से रमाकांत राव उस समय के बारे में परवाह नहीं कर सके। गोधूली से पहले उसे फांसी के मैदान पर लाया गया था। वो आखिरकार 6 महीने बाद दोबारा शशिकला से मिले थे। जाहिर तौर पर शशिकला को सजा के बाद से बहुत नुकसान हुआ था। वो बहुत पतली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें घृणा से भरी थी। दोनों एक साथ जमीन पर घुटने टेक रहे थे। शशिकला ने धीरे से कहा, हमने अपना बच्चा खो दिया है। रमाकांत राव ने उसकी चिंता नहीं की, जैसा कि वो जल्दी ही मरने वाला था। एक अजन्मे बच्चे की देखभाल करने के लिए उनकी रुचि कैसे होगी? मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मैं बदला लेना चाहूंगी, यहाँ तक कि मैं एक भूत बनने वाली हूँ। शशिकला की आंखें खून से भरी हुई थी। मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया। उनकी आवाज ने रमाकांत राव को डर से कपा दिया था। अगर मैं पुनर्जन्म लेने जाऊं तो भी मैं उसे जाने नहीं दूंगा। रमाकांत राव ने बेहद घृणा से शाप दिया। आमतौर पर भीमपुर राज्य के नियमों के अनुसार निष्पादन के लिए एक दिन में केवल 2 समय थे। एक दोपहर थी जब चुंबकीय क्षेत्र एक सकारात्मक आभा से भरा हुआ था। अन्य दोपहर के समय था जब अन्य दोपहर का समय था जब चुंबकीय क्षेत्र को सकारात्मक आभा के साथ कब्जा कर लिया जाता था। क्योंकि मृत व्यक्ति बुरी आत्माओं में आसानी से नहीं बदल सकते थे, इसीलिए इस समय महान पाप और घृणा वाले अधिकांश कैदियों को मार दिया जाता था। और जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी तो उनकी सारी नफरत और गुस्सा गायब हो जाएगा। दूसरी सुबह होने से पहले का समय है। यह अमीर लोगों और शाही अधिकारियों को निष्पादित करने का एक अच्छा समय था, क्योंकि सूरज अभी तक पृथ्वी तक चमक रहा था। इसीलिए उनकी आत्माएं धूप से बचकर आसानी से स्वर्ग गली की यात्रा कर सकती थी। सुबह होने से पहले रमाकांत राव और शशिकला को मार दिया गया था। जब जल्लाद ने बड़ी तलवार से उनके सर को काट दिया तो खून बाहर नहीं निकला, बल्कि उनकी कैदी की वर्दी पर बिखर गया था। मृत कैदियों का परिवार उनके लिए एक महान अंतिम संस्कार समारोह आयोजित नहीं कर सका। वो केवल लाशों को घर ला सकते थे और उन्हें एक साधारण ताबूत में दफन कर सकते थे। उन लोगों को अब अपनी पैतृक कब्र में दफनाने की अनुमति नहीं थी। वजीर श्याम सिंह अपनी बेटी की भयानक उपस्थिति को नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी को उसकी लाश को इकट्ठा करने के लिए भेजा और उसे उसी स्थान पर शकुंतला देवी के साथ दफनाया। वो दोनों निर्दयी लोग थे, इसीलिए वजीर श्याम सिंह ने किसी को उनकी कब्र की रखवाली करने का काम सौंपा। इसीलिए सभी रक्षक रात में चले जाते थे। वो घाटी में एक दुकान पर शराब पीने के लिए गए थे और केवल 4 घंटों बाद लौटे। उन्होंने कब्रों की जांच की और देखा कि शशिकला की कब्र के साथ कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिट्टी खोद रखी हो। हालांकि उन्होंने परवाह नहीं की और वो अपने छोटे आंगन में लौट आए। रमाकांत राव को शाही कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया था, लेकिन पहाड़ों और पानी से घिरी गई एक जगह पर दफनाया गया था। किसी को खास तौर पर रक्षक नियुक्त किया गया था। वो रक्षक युद्ध कला में काफी अच्छा था। वो एक गश्ती नेता था। वो शायद एक कब्र की रखवाली करने के लिए खुश नहीं था। रात होने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए रमाकांत राव की कब्र को लात मारी और रमाकांत राव को उनके भविष्य में बाधा बनने के लिए दोषी ठहराया। जब वो कब्र में फिर से मार रहे थे तो उन्होंने अपने सर के पीछे नरम हवा बहती हुई महसूस की और वो बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितनी देर तक सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। जब सुबह वो उठे तो उन्होंने जल्दी से अपने आसपास की जांच करने के लिए छलांग लगा दी। सब कुछ ठीक लग रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वो कैसे सो गया।
अवचेतन रूप से उन्होंने रमाकांत राव की कब्र को देखा। वो अजीब लग रही थी, जैसे मिट्टी खोदी गई हो और फिर से वापस ढक दी गई हो। वो चौंक गए और जल्दी से ताबूत की जांच करने के लिए खोल दिया। रमाकांत राव की लाश गायब हो जाने से वो स्तब्ध रह गया और वो केवल कपड़े का एक जोड़ा पीछे रह गया था। एक रक्षक के लिए लाश को खो देना बहुत पापपूर्ण था। वो अपना सर भी खो सकता था। उन्होंने निश्चित रूप से खबर फैलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं पता था। उसने चुपके से मिट्टी को ढक दिया, क्योंकि सोने से पहले वो कुछ नहीं जानता था। दोनों रक्षकों को छोड़कर किसी को भी स्थिति का पता नहीं था, क्योंकि सोने से पहले दोनों रक्षकों को छोड़कर किसी को भी स्थिति का पता नहीं था। जंगल में पत्थर जैसा घर था। अंदर कुछ अजीब और अनोखा प्रदर्शन हो रहा था। इसमें दीवार पर बहुत सारे अजीब से चित्र थे जो तावीज की तरह दिखते थे। घर में एक आदमी और खून से लथपथ एक महिला के साथ क्रमशः 2 बिस्तर थे। ये रमाकांत राव और शशिकला थे। उनके बगल में एक काला नकाब और बड़े ताबीज वाला व्यस्त व्यक्ति था। कपड़ों से बता पाना मुश्किल था कि वो पुरुष था या महिला। उस व्यक्ति की उंगलियों पर कुछ नृत्य कर रहा था और कभी-कभी रमाकांत राव और शशिकला के शरीर को थपथपा रहा था। ताबीज अजीब सा था। उनके शरीर से संपर्क में बनाते ही दोनों के शरीर गायब हो गए। हालांकि उनके सर और रीढ़ की हड्डी अभी भी एक साथ जुड़े हुए थे और धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। यहाँ तक कि मांसपेशियों और मांस भी तेजी से बढ़ रहा था। आधे घंटे बाद दोनों के गले भी लगने शुरू हो गए, जबकि वो पहले ही काटे जा चुके थे। वो बिल्कुल नए जैसे हो गए थे। ठीक है, ये जागने का समय है। व्यक्ति ने ही उस समय उन दोनों के शरीर पर काले रंग के कपड़े पहनाए हुए थे। वो कांप गए, उनकी आंखें खुली। शायद शिरीन ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। अपने आंगन में लौटने के बाद वो सो नहीं पाई। वो वजीर शाम सिंह के बंधन तोड़ने के बाद किसी को भी वो वजीर शाम सिंह के साथ बंधन तोड़ने के बाद किसी को भी या कुछ भी बाहर नहीं लेकर आई थी। अप्रत्याशित रूप से उनके सभी निजी नौकर उसे खोजने गए थे। जब वो वजीर के आवास में ठहरे थे तो उन्होंने घर को साफ कर दिया था। इसी तरह सेवकों ने शिरीन के लिए पानी गर्म तैयार किया ताकि वो उसे पीने में मदद कर सकें। इसी तरह सेवकों ने शिरीन के लिए पानी गर्म तैयार किया था ताकि वो उसे पीने में मदद कर सकें। जब वो शराब पीकर लौटी थी, शिरीन ने याद किया कि वो काले जंगल में जाने वाली थी और उसके जीवित रहने की संभावना पर अब उसे संदेह होने लगा था। इसके बाद उसने अपने सभी नोटों को विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक नौकरों के लिए उसने 8 हिस्से बनाए थे। उसने उनसे कहा कि अगर वो आधे महीने के बाद वापस लौटने में विफल रही तो उन्हें पैसे के साथ ये जगह छोड़ देने की अनुमति है। शिरीन ने हाल ही में काफी पैसा कमाया था और ये पैसा उनके लिए जीवन भर का उपयोग शिरीन ने हाल ही में काफी पैसा कमाया था और ये पैसा उनके लिए जीवन भर उपयोग में लाया जा सकता था। हालांकि उन सभी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी ईमानदारी और उनकी वापसी के इंतजार के फैसले को दिखाने के लिए घुटने टेक दिए। अगर शिरीन वापस लौटने में विफल रहती है तो उन्होंने एक साथ आत्महत्या करने का फैसला किया। शिरीन का सर जोरों से धड़कने लगा। उसके कंधे पर कुछ टन का बोझ महसूस हुआ। वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहती थी। हालांकि वो कोई थी जो अच्छे के लिए त्याग करती थी और वो भी जो बदला लेना चाहती हो। उसने दया को बहुत गंभीरता से लिया और वापसी के रूप में 2 बार एहसानमंद होकर झुक गई। जैसा कि उसने शब्दों को सुना, वो अभी तक उसकी ईमानदारी से खुश हो रखी थी। वो अभी तक उनकी ईमानदारी से खुश हो रखी थी। सौभाग्य से उसने काले जंगल से बचने के लिए एक योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे भागने के लिए बहुत अच्छा होने की जरूरत थी। उन्होंने केवल उसे 8 दिन दिए और वो उसके लिए एकमात्र और आखिरी अवसर था। वो निश्चित रूप से इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने नौकरों को बर्खास्त करने के लिए हाथ लहराया और बिस्तर पर लेट गई। प्रारंभ में वो केवल चुनौती तैयार करने के लिए सोना चाहती थी। वो सो जाने का प्रबंध नहीं कर पा रही थी, लेकिन बिस्तर पर पटकती और मुड़ती रह रही थी। वो कई चीजों से परेशान लग रही थी, लेकिन एक बार वो बेकार हो गया। उसने अपने सीने में अचानक दर्द महसूस किया और अपनी चोटों को याद किया। वो फिर से उठ गई, खुद को जांचने के लिए बिस्तर पर बैठ गई और अचानक हैरान हो गई जब वो पिछले दिनों में वजीर शाम सिंह और सूरी कबीले के बड़े संत जी द्वारा हमले का शिकार बनी थी तो उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। ये केवल तब था जब उसने महसूस किया कि वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। हालांकि आंतरिक चोटें थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वो उसे पहले महसूस नहीं कर सकती थी। यह पहले से अधिक गंभीर हो गई। चोटें खराब हो गई थी और उसने अपनी पसलियों के नीचे तेज दर्द को महसूस किया। जाहिर है ये बड़े सूरी संत जी के कारण हुआ था। शिरीन एक चिकित्सक थी, इसलिए वो निश्चित रूप से चोटों की पहचान कर सकती थी। उसने खुद को सबसे अच्छी दवाई दी और उसने अपनी हालत खराब होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या इसका मतलब है कि उस बड़े सूरी संत जी ने क्या इसका मतलब है कि उसे बड़े सूरी संत जी के गुप्त नुस्खे का उपयोग करना पड़ेगा?
कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े सूर्य संत ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि परिणाम क्या होगा। वो उसे समाधान के लिए भीख मंगवाना चाहते थे ताकि वो व्यापार के रूप में एक अनुरोध का प्रस्ताव कर सकें। हालांकि चोटों के प्रकोप से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास सूर्य कबीले से दवा लाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि उसे अगली सुबह अंधेरे जंगल में जाने की जरूरत थी। ऐसा लगता था जैसे उसे अंधेरे जंगल में दर्द को सहन करने की जरूरत थी। उसने अपनी आंतरिक बल को शुरू करने की कोशिश की, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चोटों ने वास्तव में उसके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया था। हालांकि उसने दर्द महसूस किया। जब तक वो काले जंगल से बच न जाए तब तक उसे इसे सहन करना ही ठीक होना चाहिए। उसने फिर कुछ देर ध्यान लगाया और जब उसने आंखें खोली तो सुबह के 3 बज चुके थे। उसे उठने और 5 बजे तैयार होने की जरूरत थी। उसने एक छोटी झपकी लेने का फैसला किया। शुरू में उसे लगा कि वो सो नहीं पाएगी, लेकिन वो गलत थी। अचानक उसने एक परिचित हल्की खुशबू सूंघी जिसने उसकी भावनाओं का पता लगा लिया। उसे होश आया कि ये घर किसी और व्यक्ति का था। उसने देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी पलकें नहीं उठा सकती थी और जल्दी ही वो सो गई। आखिरकार वो एक हत्यारी हुआ करती थी। जब वो सोती थी तो वो हमेशा आधी जागी रहती थी। अपने सपने में वो महसूस कर सकती थी कि कोई उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसके जबड़े को खुलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उस व्यक्ति ने उसके मुंह में एक कड़वी गोली भर दी। वो अपने सपने में भी सतर्क थी। अवचेतन रूप से वो उसे थूक देना चाहती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके गले में उस गोली को नीचे करने के लिए मजबूर कर दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। घटिया इंसान! वो अपने सपने में शापित शब्द का इस्तेमाल कर रही थी और गोली थूकना चाहती थी। वो अपने सपने में एक हल्की हंसी सुन सकती थी जिससे उसे कुछ हद तक घृणा थी। जाने मन, क्या तुम डरती हो कि मैं तुम्हें दोबारा जहर दे दूंगा? क्यों, है ना? यहाँ ये पी लो। उसके हाथ बंद थे और उसके मुंह में एक घोल टपकने लगा। स्वाभाविक रूप से वो गुदगुदी करना चाहती थी, लेकिन वो एक नरम और गर्म वस्तु महसूस कर सकती थी जो उसके होठों पर दबाव डाल रही थी और उसे उन सभी चीजों को निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने तुरंत अपने पेट में जलन महसूस की और उसका पेट और भी दर्द महसूस करने लगा, यहाँ तक कि उसके सीने में दिल दर्द के साथ धड़क रहा था। वो अपने शरीर को मोड़ना चाहती थी। उसे ऐसा करने की आवश्यकता काफी हद तक गंभीर दर्द के कारण महसूस हुई। हालांकि कोई उसके खिलाफ दबाव बना रहा था और वो ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। धैर्य रखें, एक कोमल आवाज उसके कानों में आई। दृश्य बहुत ही परिचित था। शिरीन ने सोचा वो एक बुरा सपना देख रही है और वो जाग नहीं सकती थी। आखिरकार वो सो गई। अपने सपने में वो आधुनिक दुनिया में लौट आई। वो चाय के कमरे में चली गई। चाय के कमरे में एक युवक चाय पी रहा था। उसके पास अच्छी आईब्रोज और आंखों की जोड़ी थी। वो आकर्षक लग रहा था और ये दृश्य एक पेंटिंग की तरह था। सर नमित गुप्ता? वो मुस्कुराई और उसके सामने बैठ गई। वो उसके द्वारा बनाई गई चाय पीने जा रही थी, लेकिन उसने अचानक शिरीन का हाथ पकड़ लिया। घोष, तुम घायल हो गई हो। शिरीन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो नमित गुप्ता। उसने अपने होठों को घुमाया और आगे बढ़ गया। घाव कहाँ है, मुझे देखने दो। मैं ठीक हूँ, ये वास्तव में सिर्फ एक मामूली चोट है। उसकी चोट पसलियों के नीचे थी, इसीलिए अन्य लोगों को दिखाना उचित नहीं था। मैंने अभी जांच की है, मैं ठीक हूँ। नमित गुप्ता ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, डरो मत। तुम अच्छी हालत में नहीं दिख रही हो। ये गंभीर चोट होनी चाहिए। एक नजर रखना जरूरी है मेरे लिए। अपने आसन के आधार पर तुम्हारी चोट ठीक इसके नीचे होनी चाहिए। ये चोट आपकी दाईं पसलियों पर है ना? उसने कहा। मैं तुमसे वास्तव में कुछ भी नहीं छुपा सकती। उसने आज्ञाकारी रूप से अपना शीर्ष हटा दिया और उसे घाव दिखाया। नमित गुप्ता हैरान हो गए। ये देखो, तुम्हारी पसलियां फटी हुई हैं। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ एक बहादुर चेहरा सामने रखना चाहती हो, लेकिन अगर तुम ठीक से इलाज नहीं करोगी तो दर्द हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। उन्होंने उसकी त्वचा को शांत करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग किया और उसकी हड्डियों को समायोजित किया, जैसे उन्होंने उससे बात की हो। अस्थि सुधार से अत्यधिक दर्द होता है, फिर भी वो पसीना आने पर उसका मजाक उड़ाती रही। सर नमित गुप्ता, मुझे आपसे शादी करने की आवश्यकता होगी यदि ये प्राचीन युग वापस आ जाए तो, क्योंकि आपने मेरा शरीर देखा है। अब आपको मुझसे शादी करने की जरूरत है। नमित गुप्ता ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। सौभाग्य से हम आधुनिक दुनिया में हैं, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिरीन फुसफुसाई। ओह, मैं ऐसी कामना करती हूँ कि ये प्राचीन दुनिया होती। नमित गुप्ता उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते थे। तुम क्या कह रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। चाय का कमरा बहुत खामोश था। शिरीन अजीब माहौल से बचने के लिए इंतजार कर सकती थी। सर नमित गुप्ता, ये सामान्य उपचार से अलग दिखता है, क्यों? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है। क्यों? मैं अपने आप का इलाज कर सकती हूँ अगर मुझे भविष्य में इस तरह की चोटें आई तो। शिरीन को समझ नहीं आया। फिर से उसने उसका मजाक उड़ाया। क्या आप ये सब अपने पास रखने की योजना बना रही हैं?
आप किसी भी समान चोटों का अनुभव करेंगी, इसलिए ये अनावश्यक नहीं होगा। ये बताना मुश्किल है। मेरे पास अभी भी भविष्य में और भी कई मिशन हैं। शिरीन, आपको बस ठीक से आराम करना होगा। नमित गुप्ता ने अपना जैकेट लिया और उसकी चोट का इलाज करने के बाद उन्होंने कहा, चलो चलें, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। 1 महीने के भीतर कहीं भी मत जाना और अच्छे से आराम करो। 1 महीना? क्या मेरी लंबी छुट्टी मंजूर करने वाले हैं आप? शिरीन ने गुस्सा किया। बेशक, आपका काम पर्याप्त आराम करना है और जल्दी ही ठीक हो जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नमित गुप्ता ने दृढ़ता से कहा। उसके दिल में एक गर्माहट महसूस होने पर वो मुस्कुराई। उसने अपना सर उसके कंधे पर टिकाया और मजाक में कहा, सर नमित गुप्ता, मुझे लगता है कि आपके लिए मेरे दिल में भावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि आप मेरी और इतनी देखभाल रखते हैं। नमित गुप्ता अवाक थे। उन्होंने उसे घर ले जाने की तैयारी की। पूरे रास्ते में वो उसे अच्छी तरह उसकी देखभाल करते रहे, जैसे कि वो एक चीनी मिट्टी की बर्तन वाली गुड़िया हो। उस दिन वो उसके घर में रुकना नहीं चाहते थे और उन्होंने शिरीन के लिए एक बड़ा भोजन तैयार किया था। अनुभव की कमी के कारण उनकी पाक कला की गुणवत्ता काफी खराब थी। व्यंजन स्वादिष्ट नहीं थे। उबले हुए अंडे कम उबले हुए थे। सब्जियां बहुत नमकीन थी, लेकिन शिरीन को ये सब पसंद आया। हालांकि जब वो उसके साथ थी तब वो कुछ और सोच रही थी। कभी कभी वो उसे खाते हुए देख रहे थे, जबकि वो बेकार था। शिरीन ने उनके कार्यों को अजीब पाया और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर एक अच्छा फूल है? नमित गुप्ता ने हंसते हुए फिर मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। उसने मजाक उड़ाया, तुम्हारे चेहरे पर कोई फूल नहीं है, लेकिन तुम्हारा चेहरा फूल की तुलना में बहुत अच्छा है। शिरीन को लगा कि उसका चेहरा लाल हो गया है, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसकी तारीफ की थी। उसने शर्माया और कहा, जब मैं इतनी सुंदर हूं तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? इस बार नमित गुप्ता ने शिकायत नहीं की, लेकिन कुछ विचार करने के बाद अजीब सा कहा, शिरीन, मुझे कुछ समय दे। उसे समझ नहीं आया। उन्होंने आगे कोई व्याख्या नहीं की, लेकिन अपना सर थपथपाया। 1 महीने के बाद आओ और मुझे देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने उसका घर छोड़ दिया। नमित गुप्ता, उसने उसे छोड़ते हुए देखा और उसकी दृष्टि से वो गायब हो गए। वो गिड़गिड़ाई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा महसूस करते हो। उसने बाकी की बात को जारी नहीं रखा, क्योंकि उसे अचानक दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने गलती से उसकी चोट को दबा दिया हो। उसे पसीना आ रहा था और वो सब कुछ एक अंधेरी जगह में बदल गया। वो जल्द ही जागने वाली थी और अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक गहरे छेद में डूब गया था। अचानक उसने एक नरम आवाज सुनी जो उससे पूछ रही थी, आपको नमित गुप्ता पसंद है या बड़े मौर्य जी? वो केवल एक सपने के अलावा कुछ नहीं होने के बावजूद दुखी एहसास था। उसने धुंधली अवस्था में उत्तर दिया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। आवाज ने उससे फिर से पूछा, तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है? मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ। उन्होंने मुझे युद्ध कला तकनीक और चिकित्सा ज्ञान सिखाया। मैं आपको युद्ध कला तकनीक और चिकित्सा ज्ञान भी सिखा सकता हूँ। इसके अलावा मैं एक विशेषज्ञ से अधिक हूँ और मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बन सकता हूँ। हम एक साथ बड़े हुए हैं और हम एक साथ उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। उसने टटोलना जारी रखा। वो व्यक्ति चुप हो गया और उसने इशारा किया। एक गर्म ऊर्जा उसके हाथों के माध्यम से शिरीन के शरीर में संचारित हुई। ऊर्जा उसके शरीर में घूम रही थी और फिर उसकी पसलियों के नीचे जो चोट लगी थी उस पर वार किया। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था और अंततः फीका पड़ गया था। उसे पता नहीं था कि बुरे सपने से जागने के बाद वो कितनी देर तक दर्द से गुजरी थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने ही कमरे में बिस्तर की चादर देखी। आकाश में अभी भी बाहर अंधेरा था और वो अपने कमरे में अकेली थी। वो पल भर के लिए अपने बिस्तर पर सुस्ता रही थी। उसने घर में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को याद किया और उससे बात की। क्या वो सपना देख रही थी? वो बिस्तर से कूद गई और अपने कमरे पे एक नजर डाली, पर उसे कमरे में कोई भी विदेशी वस्तु नहीं मिली। उन्होंने अपनी चोट पर जांच करने के लिए अपना पजामा उतारा और फिर उसे खोल दिया। उसने देखा कि चोट अभी भी है, लेकिन अब वो दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। उसने फिर अपनी आंतरिक चोट की जांच की और महसूस किया कि लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वो अपने आंतरिक बल को सुचारू रूप से संचारित कर सकती थी और वो अभी भी थोड़ी देर के लिए बेकार थी। वो सोच रही थी कि क्या ये कल रात उसके ध्यान का परिणाम था या कि कोई उसके इलाज के लिए उसके कमरे में घुस गया था। वो कौन था? उसके दिमाग में जो पहली तस्वीर दिखाई थी वो महल मालिक थे। वो अचंभित थी। क्या ये वही था? असंभव। अगर वो उसे बचाना चाहता तो वो रात में चुपके से उसके कमरे में घुसने की बजाय पहले आ जाते। वो उनकी तरह आवाज नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा अपने अच्छे कामों को बढ़ावा देना पसंद करते थे। अगर वो महल मालिक नहीं थे तो क्या वो बड़े मौर्य संत जी तो नहीं थे?
क्योंकि रात बहुत शांत थी। उसने हर बार एक तेज दर्द महसूस किया जब उसने उनके नाम के बारे में सोचा और इसके बारे में आगे सोचने से इनकार कर दिया। लेकिन आज रात उसने उनके बारे में बहुत सोचा था। ये नहीं हो सकता, वो उसे बरगलाता था और लगभग ताबूत वाली लड़की को बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए वो शिरीन को बचाने का इरादा कैसे कर सकते थे? अचानक उसने सपने को याद किया। उसका शरीर तुरंत कठोर हो गया। सपना वास्तव में वास्तविकता में बदल गया था। दिन में वापस उसने पूरे दिल से उस पर भरोसा किया। उसने ठीक से आराम करने के अपने निर्देशों का पालन किया। अंत में उसने उसके अंदर दवा के साथ एक कप चाय ली और ऑपरेशन थिएटर में वो जाग गई। उसे उस अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए था क्योंकि वो हर बार उदास हो जाती थी जिसके बारे में वो सोचती थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुरा दी। उन दिनों नमित गुप्ता उसके लिए बहुत कोमल थे और उसे बताया कि उसका काम ठीक से आराम करना था। उसने सोचा कि उसकी देखभाल की जा रही है और उसने उस पल में ऐसा प्यार महसूस किया जैसा कि उसने विस्तार से जानने की कोशिश की है। वो सिर्फ यही चाहती है कि उसका दिल ताबूत वाली लड़की के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रहना जरूरी था। हाँ, वो धीरे से हंसी। वो तो खुद पर ही हंस रही थी या नमित गुप्ता पर? थोड़ी देर बाद वो अपने शरीर की जांच करने लगी। वो नमित गुप्ता के उपचार से परिचित थी और वो पहचान सकती थी कि क्या वो वही है जो अभी उसके कमरे में दाखिल हुए थे। एक पल बाद वो राहत में निकल गई। ये बड़े मौर्य संत जी नहीं थे। जब वो आहें भर रहे थे तो नौकर ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। मालकिन जी, क्या आप नाश्ता करना चाहेंगी? सुबह के 4 बज चुके थे। महल मालिक जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बिस्तर से नीचे कूद गए। सब कुछ अप्रासंगिक हो गया था। अब से उसे काले जंगल से ध्यान हटाने और भागने की जरूरत थी। जब सूर्योदय क्षितिज में टूट गया, शिरीन पहले ही महल मालिक के जहाज में बैठी हुई दिखाई दे रही थी और वो पूर्व की ओर यात्रा कर रहे थे। नौसैनिकों के रूप में 4 शिष्यों के अलावा जहाज में 3 और लोग थे, महल मालिक, शिरीन और सुमति देवी। सुमति देवी को साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। जहाज काफी बड़ा था। वो एक छोटी मेज को आसानी के साथ अपने अंदर समा सकती थी। वो तीनों मेज के सामने बैठे थे। महल मालिक आज बहुत पेशेवर लग रहे थे और केवल वहां चुपचाप बैठे थे। शिरीन ने भी ज्यादा बातें नहीं की। वो महल मालिक के सामने बैठी थी और वो आगे की कार्य योजनाओं के बारे में सोच रही थी। सुमति देवी ने एक बार थोड़ी देर बात करने की कोशिश की ताकि वो अजीब चुप्पी को कम करने का मौका बना सके। जहाज काफी तेज चल रहा था, पर एक बंद खिड़की वहां थी जिसने शिरीन को गर्म रखने में मदद की। अगर वो बोले कि वो घबराई हुई नहीं है तो वो झूठ बोल रही होगी। आखिरकार वो एक डरावनी जगह थी जिसके बारे में हर किसी को पता था और उन्होंने सुना था। शिरीन अच्छी तरह से तैयार हो चुकी थी, फिर भी एक सवाल था कि क्या वो भागने का इंतजाम कर पाएगी। बीती रात से हुई घटना को याद करते हुए शिरीन ने महल मालिक को देखा। वो उन्हें देख रही थी जबकि वो कुछ और ही इशारे कर रहे थे। उनकी आंखें इतनी गहरी थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हर बार एक दूसरे को देख रहे थे। इस तरह वो उन्हें देखने का विचार टाल रही थी। महल मालिक ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने कोई भोजन तैयार किया है? हाँ, थोड़ा सा। आपने क्या तैयारी की है? महल मालिक जानने को उत्सुक थे। ये सवाल उसकी उम्मीदों से परे था। वो रुक गई और फिर बोली, कुछ सूखा भोजन और नमक। वैसे तो वो अपना भंडारण झोला लाई थी, लेकिन झोला सिर्फ औसत गुणवत्ता का था जो बहुत सारी चीजों के लिए सही नहीं था। वो एक तंबू और कपड़े के कुछ जोड़े ले आई थी। झोले में कुछ हथियार रखने के बाद वो पहले से ही भर चुका था क्योंकि उसमें सीमित स्थान था। इसीलिए उसे कुछ अनावश्यक वस्तुओं को लाने और छोड़ने की योजना बनानी पड़ी। काले जंगल में कई जंगली जानवर थे और वो शिकार करने में काफी अच्छी थी। इस तरह उसने सोचा कि वो सिर्फ शिकार किए गए जानवरों को अपने भोजन के रूप में पका सकती है और कुछ वस्तुओं को छोड़कर ज्यादा भोजन नहीं लाना सही निर्णय हो सकता है। महल मालिक ने तुरंत उस गहरे विचारों में उसे पकड़ लिया। आपने वास्तव में सोचा था कि आपके पास किसी भी भोजन को पकाने का समय होगा वहां? शिरीन चुप रही। वो जानती थी कि कई भयंकर जानवर होंगे वहां, पर खरगोश को तैयार करने के लिए उसको कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए अगर वो सुरक्षित जगह पा सके तो। महल मालिक ने उसे थोड़ी देर के लिए फिर से देखा। मुझे लगा कि तुम महादेव प्रताप सिंह के काफी करीब हो। वो तुम्हें कुछ बता ना सके? उसने तुम्हें उस स्थिति के बारे में नहीं बताया? वो किस तरह का दोस्त है? उन्होंने मुझे सब बताया है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है। शिरीन ने महादेव प्रताप सिंह की रक्षा करने की कोशिश की। बहुत कुछ मतलब है, अब कुछ नहीं। महल मालिक गुस्से में पागल हो रखे थे। शिरीन चुप रही। ये वो तैयारी है जो आपने पिछले 6 महीनों में तैयार की है? महल मालिक ने असंतुष्ट स्वर के साथ कहा। शिरीन चुप थी। उसने देखा कि महल मालिक अनुचित बात कर रहे थे, जैसे उसने कुछ गोलियां चलाई थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो उसकी देखभाल करना चाह रहे थे।
शिरीन ने उन्हें बोलते रहने देने का फैसला किया। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है। वहाँ भोजन, दवाएं, जब मैं वहाँ रहूंगी तो अधिक सावधान रहूंगी। उसने एक सोने वाला बैग और एक तंबू तैयार किया था। उसके थैले में हथियार भी थे। महल मालिक ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे अपना भंडारण बैग दो। क्यों? शिरीन ने अपने भंडारण झोले को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि अंदर की हर चीज काले जंगल से भागने की उसकी संपत्ति थी। अगर वो सब कुछ नष्ट कर देंगे तो क्या होगा? महल मालिक ने उसे समझाने का इरादा भी नहीं बनाया था। वो अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हैं और भंडारण झोला उनकी हथेली पर दिखाई दिया। शिरीन ने कोई बात नहीं की, लेकिन घबराकर अपनी हथेली कसकर बंद कर ली। महल मालिक ने अपना भंडारण झोला खोला और उसके अंदर देखा। उन्होंने अपना हाथ झोले में डाला और उसे टटोलना शुरू किया। फिर वो एक शैतानी मुस्कान सामने लाए। सुमति देवी ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या लाई है? उसने फिर से अपने शरीर को आगे की ओर झुका लिया और सोचा कि वो भी देख सकेगी। महल मालिक उस पर भड़क गए और उनकी आभा सुमति देवी को रोकने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने तुरंत चेतावनी को महसूस किया और अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस उत्सुक थी। महल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि आप काले जंगल के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। सुमति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो अपनी कमजोरी का खुलासा नहीं करना चाहती थी। वास्तव में मुझे परीक्षण से पहले काले जंगल में जाने के लिए तैयार किया गया था। सौभाग्य से मैं स्वर्ग के उपहार की शिष्या हूँ और मैंने वहां जाने का मौका खो दिया। महल मालिक शिरीन के भंडारण झोले से कुछ सामान निकाल रहे थे। उन्होंने फिर सुमति देवी को देखा। क्या आप वास्तव में अंदर जाना चाहती हैं? सुमति देवी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अगर आप कोशिश करना चाहें तो आपको 5वें शिखर पर मैं भेज सकता हूँ। सुमति देवी ने फिर से अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को मजाक करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी युद्ध कला तकनीक के आधार पर 4थे शिखर की कोशिश कर सकती हूँ। 5वीं चोटी थोड़ी खतरनाक लगती है। महल मालिक ने ठंडे स्वरों में कहा, मैंने तुम्हारे साथ कभी मजाक नहीं किया है। यदि तुम नकली स्वर्ग की उपहार की शिष्या साबित होती तो मैं तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देता और तुम्हें 5वीं चोटी पर भेज देता, क्योंकि सभी नकली शिष्यों को एक ही जगह पर भेजा जाता है, समझी? सुमति देवी चुप रही। उन्होंने इस बार मुखौटा नहीं पहना था। उनकी पलकें उनकी पानी की आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ये वही था जो लोगों ने कल्पना की थी। वो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। शिरीन के दिमाग में निर्णय के आधार पर वो खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के समान सुंदर थी। जब शिरीन जहाज पर आई थी तब यही धारणा थी। हर कोई सुंदरता की प्रशंसा करना पसंद करता है, जिसमें शिरीन भी शामिल थी। ऐसी सुंदर महिला सामान्य रूप से सभी से प्यार और सुरक्षा प्राप्त करेगी। यहाँ तक कि इतनी सुंदर महिला को देखने के बाद तो लुटेरे भी कोमल और विनम्र हो जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से महल मालिक एक मूर्ख व्यक्ति थे जो इस तरह के मूल्यवान मोती को संजोना नहीं चाहते थे। उनके लिए इतनी निर्मम योजना कैसे हो सकती थी? सुमति देवी को चोट लग गई, क्योंकि उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से मैं असली हूँ। इसके बाद शिरीन पर नजर डाली। अगर मोहतरमा शिरीन ने एक नकली स्वर्ग की उपहार शिष्या पाई गई थी और ये प्रभु की शिष्या नहीं है, तो क्या आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उसकी युद्ध कला तकनीक को नष्ट कर देते और उसे 5वीं चोटी पर ले जाते? उसके शब्दों में कुछ चुनौतीपूर्ण तत्व थे। शिरीन ने घूर कर सुमति देवी पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि इस महिला का व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं था जितना कि उसका रूप। महल मालिक ने शिरीन के भंडारण झोले से वस्तुओं को फिर से निकालना शुरू किया और उत्तर दिया, वो भगवान की शिष्या है, इसीलिए आपका कथन असत्य है। सुमति देवी ने नीचे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने अपना सर दोबारा से उठाया, मैं तो बस पूछ रही हूँ, मुझे किसी को चुनौती देने का मन नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर 2 हल्के बैगनी रंग के ताबीज थे। मोहतरमा शिरीन, ये 3रे स्तर की थंडर ताबीज है। यदि आप खतरे में हैं तो आप एक बिजली शुरू करने के लिए इसे बाहर फेंक सकती हैं। यहाँ तक कि बिजली ने लक्ष्य तक प्रहार नहीं किया। ये जानवरों को डराने में मदद कर सकती है। ये मेरी तरफ से सिर्फ एक छोटा सा उपहार है। एक 3रे दर्जे का ताबीज, इसे प्राप्त करना कितना मूल्यवान और दुर्लभ हो सकता है। एक की लागत 1 लाख से अधिक सोने की मोहरें हो सकती हैं, जबकि 2 की लागत लगभग 10 लाख हो सकती है। सुमति देवी इनको शिरीन को देने के लिए उदार थी, लेकिन इससे पहले कि शिरीन कुछ कह पाती, महल मालिक ने आवाज दी, वो इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध होगा। सुमति देवी हैरान थी। नियमों के विरुद्ध? मुझे लगा कि उसे संरक्षण के किसी भी रूप को ले जाने की अनुमति है। महल मालिक ने उन्हें फिर से देखा। ये किसने कहा? मैंने उसे खुद की रक्षा करने के लिए कुछ चीजें लाने की अनुमति दी थी, लेकिन सब कुछ नहीं। अंत में सुमति देवी ने बात करना बंद कर दिया।
शिरीन परेशान थी क्योंकि वो किसी भी चीज पर लगे प्रतिबंध के बारे में नहीं जानती थी। उसने आश्चर्य होकर सोचा कि क्या उसने अपने भंडारण झोले में कोई निषिद्ध वस्तु रखी है। जब वो सोच रही थी तो महल मालिक ने उसके भंडारण झोले से एक तंबू निकाला और पूछा, ये क्या है? वो तंबू अलग प्रकार का था जिसका उपयोग वो सैन्य प्रशिक्षण शिविर में करती थी। ये छोटा था लेकिन मजबूत था और ये तेज हवाओं और आंधी का विरोध कर सकता था। वो पिछले 6 महीनों में जहां भी गई थी उसे साथ लेकर गई थी। तंबू निश्चित रूप से प्राचीन दुनिया के उन लोगों के तंबुओं से अलग था। कोई आश्चर्य नहीं कि महल मालिक इसे पहचान नहीं सके। ये एक तंबू है मेरे आराम करने के लिए, शिरीन ने उन्हें ईमानदारी से बताया। बिल्कुल नहीं, महल मालिक ने उसे काट दिया और तंबू तुरंत गायब हो गया। शिरीन ने थोड़ी देर तक बात नहीं की और पूछा, क्यों? उसे भागने के लिए कम से कम 7 से 8 दिनों की आवश्यकता थी और आराम करना भी जरूरी था। जब मैं कहता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है तो इस पर कोई और चर्चा नहीं की जाएगी। फिलहाल महल मालिक एक दुष्ट प्रशिक्षक बन गए थे और शिरीन ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। सब कुछ उनके ऊपर था। अब उसने उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं की। फिर महल मालिक ने उनके भंडारण झोले से कुछ और चीजें निकाली। उन्होंने उसका जिस पर वो आराम करने वाली थी सोने का बिस्तर भी जब्त कर लिया। शिरीन को झटका सा लगा। क्या वो उसे सोने या आराम करने का समय नहीं देना चाहते हैं? क्या वो जंगली मानव की तरह पेड़ पर सोने जा रही थी? आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, मेरा तंबू और बिस्तर क्यों मना है? आपको कम से कम मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। शिरीन खुद को रोक नहीं सकती थी क्योंकि उसे लगा कि वो उसके साथ एक मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है, कोई कारण नहीं है, महल मालिक ने शांति से कहा। शिरीन गुस्से में पागल हो चुकी थी और आवाक थी। उसे सिर्फ तलवार से वार करने का मन कर रहा था। महल मालिक ने उसके भंडारण बैग में से काफी चीजें निकाली थी और आखिर में उन्होंने मेज पर उसके भंडारण झोले में कुछ प्रकार के फल और मिठाई भी भरवाई। फिर उन्होंने वो भंडारण थैली दी और कहा, ठीक है, तुम ये सब ले जा सकती हो। शिरीन ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। वो इसे ले गई और फिर उसने इसे अपनी आस्तीन में रख लिया। इसके बाद वो उनसे कभी भी बात नहीं करना चाहती थी। काला जंगल भीमपुर राज्य के सबसे पूर्वी भाग में स्थित था। अगर हम इसे आसमान से देखें तो हम इसके नीचे कई चोटियों और पहाड़ों को देख सकते हैं। यहाँ के पहाड़ थोड़े अजीब थे। ये जंगलों द्वारा ढके हुए नहीं होते थे। प्रत्येक पर्वत एक गोलाकार आकार में था। प्रत्येक पर्वत दूसरे से घिरा हुआ था और केंद्र में सबसे ऊंची चोटी थी। ये रंगीन धुंध से घिरे हुए थे, पर एक अच्छा शिवालय घेर रहा था। 8वीं चोटी वहां थी जहां देवता और भूत दोनों मुश्किल से इसके पास जा सकते थे। अफवाह ने कहा था कि वहां के जानवर शैतान और राक्षस बन चुके थे जो आपदा ला सकते थे। वो मानवों के लिए भी निषिद्ध स्थान था। इसके अलावा ये देवताओं के लिए सीमा के रूप में माना जाता था। कुछ भी नहीं बच सका और कोई भी प्रवेश नहीं कर सका। अफवाह ये थी कि केवल भगवान वहां एक त्वरित चाल के लिए जा सकते हैं। 8वें शिखर को बादलों ने घेर रखा था और लोग शायद ही चोटी को देख सकते थे। केवल रंगीन बादल दिखाई दे रहे थे। ये वास्तव में एक सुंदर और शानदार दृश्य था। हर चोटी का रंग एक समान था और जब उन्हें आसमान से देखा गया था वो लाल रंग की लपटों के समान लाल थे। नारंगी वाले सूर्यास्त के समान दिखते थे और हरे रंग की वो भौं के मरने के लिए गहरे हरे वर्णक के समान हरे रंग के दिखते थे। बैगनी वाले बस रेशम की तरह दिखते थे। प्रत्येक चोटी एक निश्चित धुंध का उत्सर्जन करती दिख रही थी जिसका शिखर का समान रंग था और वो धुंध केंद्र में 8वें शिखर की ओर फैल रही थी। जाहिर है 8वीं चोटी के ऊपर रंगीन धुंध पास की चोटियों से आई थी। वो कुदरत की खूबसूरती के साथ साथ उसकी चंचलता भी थी जहाँ की मुख्य भूमि से हर कोई डरता था। शिरीन ने महादेव प्रताप सिंह को अंधेरे जंगल में भूगोल के बारे में बात करते हुए सुना था। वो अभी भी उसे देखकर चकित थी, खासतौर से 8वें शिखर को। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो हैरान और परेशान दिखी। जब तक कि वो कुछ समझ पाती उसके मन में किस तरह की भावनाएं हैं। सुमति देवी भी चकित थी। वो नीचे की ओर घूरती रही। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, पीली धुंध क्यों है यहाँ पर? महल मालिक ने धीरे से कहा, एक अनुमान लगाओ। सुमति देवी मौन पर चली गई। शिरीन मुस्कुराई क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उस पर एक चाल खेल रहे थे। शायद ये एक रहस्य था। मुझे लगता है कि ये एक जहरीली गैस है, सुमति देवी ने जवाब दिया और फिर शिरीन को देखने के लिए मुड़ गई। आपको क्या लगता है मोहतरमा शिरीन? शिरीन ने चोटियों पर नजर डाली और कहा, शायद ये जहरीला नहीं है लेकिन पहाड़ों द्वारा उत्सर्जित सार है। 7 चोटियों से सार? ये कैसे हो सकता है? अन्य चोटियों में कोई धुंध नहीं थी लेकिन 5वीं चोटी एक पीली धुंध छोड़ रही थी, सुमति देवी ने कहा। शिरीन थोड़ा सा मुस्कुराई। उनका केवल पीले रंगों से मतलब है।
कैसे वो अन्य चोटियों को धुंध छोड़ती क्यों नहीं देख सकती थी। उसने फिर से एक नज़र ली और महसूस किया कि ये इतना स्पष्ट नहीं था। हर चोटी धुंध के बादलों का उत्सर्जन कर रही थी और उनमें से प्रत्येक एक अलग रंग की थी। जब वो इसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी तब वो चौंक गई थी। लाल एक सिंदूर पक्षी के रूप में लाल था, बैगनी एक उड़ते ड्रैगन की तरह दिखता था, नारंगी एक बाघ की तरह दिखता था, पीला एक कछुए की तरह दिखता था और हरा एक सांप की तरह। उनमें से हर एक अलग अलग था। उस तरह की धुंध निश्चित रूप से जहरीली गैस नहीं हो सकती थी, बल्कि जानवरों की आत्मा थी। क्या वो सभी 7 चोटियां आध्यात्मिक पशुओं से रूपांतरित थी? और क्या उस धुंध ने उनकी आत्माओं का प्रतिनिधित्व किया था? जब शिरीन ये सब सोच रही थी तब सुमति देवी ने कुछ पता लगाया और उसे कहने से पहले मुस्कुराई। मोहतरमा शिरीन, मैं भूल गई कि आप स्वर्ग के उपहार के शिष्या नहीं हैं और धुंध नहीं देख सकती। शिरीन ने कहा। सुमति देवी ने कहा, मैंने अपने पिता से सुना है कि काले जंगल की 8वीं चोटियां आध्यात्मिक थी और केवल स्वर्ग के उपहार शिष्य ही इसे देख सकते थे, जबकि सामान्य लोग इसे नहीं देख सकते थे। प्रभु की शिष्या भी इसे नहीं देख सकती है। मैं ये भूल गई थी कि मेरा दिमाग और मुझे वास्तव में इस बारे में आपसे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने फिर महल मालिक से पूछा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, क्या आपको लगता है कि जो मैंने कहा वो सही था? महल मालिक ने शिरीन को देखा। कितनी चोटियां धुंध छोड़ रही हैं? उनकी आंखें उसे घूर रही थी और वो उसका उत्तर सुनकर घबरा गए थे। शिरीन को अचानक एक विचार आया। कितनी आकाशी दृष्टि व्यास साहू जी देख सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ? महल मालिक चुप थे। वो भूल गए कि ये छोटी लड़की एक हेजल की तरह थी, जिसमें खतरे की आशंका होने पर खुद को बचाने की प्रवृत्ति थी। मैं उन सभी को देख सकता हूँ, महल मालिक ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? शिरीन ने अपने होठों को घुमाया और कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। और फिर उसने बोलना जारी रखा, मैं इस तरह जवाब देती हूँ क्योंकि मैं केवल अटकलों के आधार पर मान रही हूँ। उसने महसूस किया कि उसे इसके बारे में कुछ अजीब होना चाहिए। उसकी शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसे अपनी अद्वितीय क्षमताओं के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहिए। वो परेशान थी, वो खुद को मुसीबत में पड़वा सकती है अगर उसने सच्चाई बता दी तो। महल मालिक अवाक थे। जिस तरह से उन्होंने देखा वो अजीब था। आप वास्तव में कुछ नहीं देख सकती? वो निश्चित रूप से इसे नहीं देख सकती थी। वो स्वर्ग की उपहार शिष्या नहीं थी, लेकिन आप सभी धुंध को कैसे देख सकती हैं? आपके पास स्वर्ण आध्यात्मिक शक्ति है और आपको वो चीज देखने में सक्षम होना चाहिए जो मैं देख सकती हूँ, जो है पीली धुंध। सुमति देवी ने राहत महसूस की और उनके मन में एक और सवाल आया, क्या मेरे पिता मुझसे झूठ बोलते थे? महल मालिक ने उस पर एक नजर डाली। क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं? सुमति देवी हैरान थी और महसूस किया कि उसने कुछ अपमानजनक कह दिया था। मैं? मुझे वास्तव में खेद है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। महल मालिक ने उन्हें चुप रहने के लिए इशारा करने को हाथ उठाया। उन्होंने तब कहा, मैंने आपको केवल ये साबित करने के लिए साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया कि मैंने शिरीन को 3वीं चोटी पर भेज दिया था। बाकी का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, समझ गई। सुमति देवी चुप हो गई। इतने कम समय में महल मालिक का जहाज 3रे शिखर के ऊपर आ गया था। पहाड़ नीला था, जैसे जहाज के नीचे एक जमा हुआ महासागर हो। शिरीन को ठंड लगने का भय था। वो कठोर हो गई थी क्योंकि वो पहाड़ को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वहां बर्फ की विशाल भूमि होगी। जहाज डूब गया और नीचे का सब कुछ साफ हो गया। जब वो स्पष्ट रूप से दिखा तो शिरीन को राहत मिली। वो पहली बार फिल्म अवतार की तरह नीले बागीचे का एक बड़ा टुकड़ा देख रही थी, जिसे वो आधुनिक दुनिया में देखती थी। जहाज एक नीली चट्टान के ऊपर रुक गया। महल मालिक ने शिरीन को देखा और कहा, कूदो। शिरीन ने एक नजर डाली और महसूस किया कि वो जमीन से लगभग 30 मीटर ऊपर थे, जिसका मतलब था कि ये 10 मंजिल की ऊंचाई के बराबर था। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नुकीले पत्थरों के साथ भी था, जहां अनगिनत नीले आसमान के साथ उसका तेज अंत था। वो शायद मर जाएगी अगर वो सिर्फ कूद गई तो। वो सिर्फ उसे गिराने के लिए नहीं था, बल्कि केवल उसे फेंकने के लिए था। शिरीन को भी शक था कि महल मालिक बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। महल मालिक की बात खत्म करने के तुरंत बाद उसने तुरंत एक छलांग लगाई और कूद गई। नीले रंग की पोशाक के साथ उसने जिस तरह से उड़ान भरी वो वास्तव में बहुत सुंदर थी। जब वो जमीन पर आ रही थी, अचानक उसकी आस्तीन में एक नीली रस्सी उड़ गई और एक बड़ी चट्टान पर जा गिरी। उसने इस गति को कम करने के लिए एक पुल बना लिया और उसके शरीर को एक बड़ी चट्टान पर उतरने के लिए उसने थोड़ा स्थानांतरित कर दिया। पूरी कार्यवाही एकदम तेज और सटीक थी। कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो निश्चित रूप से सुंदर लग रही थी। महल मालिक ने उम्मीद नहीं की थी कि वो बिना बोले सीधे इतना नीचे कूद जाएगी।
चट्टान पर उतरने तक उसकी निगाहें उसका पीछा करती रही। उतरने के बाद वो जहाज को देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ी, लेकिन जल्दी से दौड़कर नीले जंगल में गायब हो गई। ये छोटी लड़की वास्तव में एक बहादुर और सुंदर लड़की थी। वापस चलो। महल मालिक जहाज पर झुक गए और अपने चारों शिष्यों को आदेश दिया। हाँ, उनके चारों शिष्यों ने दिशा बदल दी। अब हम कहाँ जा रहे हैं आकाशी ऋषि व्यास साहू जी?